महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड टीडी की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आज हमारी ऑनलाइन क्लास का ये 9वां दिन है और आज क्लास नंबर 9 आपके सामने है। आप जानते ही हैं कि हम रोज़ाना 8 बजे लाइव आते हैं और बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। PYQs आपके हो गए हैं और कुछ ही बचे हैं, उसके बाद आपकी थियोरेटिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी। PYQs हम इसलिए स्टार्टिंग में करा रहे हैं ताकि आपको एक पूरी तरह से आइडिया मिल जाए कि उत्तराखंड टीडी में किस तरह के सवाल आते हैं और उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी। चलिए, आज का जो हमारा सवाल नामा है, क्वेश्चन पेपर है, वो भी बेसिकली एक PYQs है और वो है 2020 में जो आपका पेपर आया था, पेपर सेकंड ये है और इसी को हम आज सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से इसका तज्जिया करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें 30 सवालात होंगे, लेकिन आपको जो सॉल्व आपके क्वेश्चन होंगे वो 30 नहीं होंगे, बल्कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपके सॉल्व यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें आपके एक एक सवाल में कई जवाब आपको मिल जाते हैं। चलिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 61 आपसे पूछ रहा है कि शाहीन का तस्वुर किस शायर के यहाँ मिलता है। जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आपके पास ऑप्शन है ए मीर तकी मीर, बी में गालिब है, सी में इकबाल है और डी में फैज़ अहमद फैज़। चलिए देखिए, ये शाहीन का जो तस्वुर है ना, ये इकबाल के यहाँ मिलता है। किसके यहाँ मिलता है? इकबाल के यहाँ। पहले तो इसका जवाब जान लीजिए आप। अब शाहीन का तस्वुर इकबाल की शायरी में जगह जगह मिलता है और इनका ये एक इस्तारा भी है। ठीक है, इकबाल ने जगह जगह अपनी कौम को जगाने के लिए और शाहीन की मिसाल दी है और उनका कहना है कि जिस तरह शाहीन बेनियाज होता है, शाहीन एक परिंदे का नाम है जिसको हम बाज़ भी कहते हैं। कुछ जगह उस परिंदे को बाज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसकी ख़ासियत क्या है? उसकी ख़ासियत ये है कि वो बहुत खुददार होता है। क्या होता है? खुददार होता है बहुत ज़्यादा। वो किसी पर क्या नहीं करता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी का एहसान नहीं लेता, अपने आप शिकार करता है, अपनी ज़िंदगी खुद अपने तौर तरीके से जीता है। तो इसीलिए इकबाल ने जगह जगह शाहीन का इस्तारा इस्तेमाल किया है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछ रहा है कि कफ़न अफसाना किसने लिखा है। अफसाना कफ़न बहुत मशहूर अफसाना है। जी सॉरी, अगर आपने ये उनका अफसाना नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। किसका है ये? अब पहले ये बता दीजिए किसका है। ऑप्शन ए में आपके पास प्रेमचंद, बी में कृष्णचंद्र और सी में गोपीचंद और डी में आपके पास हुक्मचंद। तो जल्दी से आप बताइए कि ये अफसाना किसका है। जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अफसाना कफ़न किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। अब यहाँ से सवाल ये बन सकता है कभी कभी कि अफसाना कफ़न के मशहूर किरदार कौन है। अफसाना कफ़न के मशहूर किरदार कौन है? तो अगर आपको पता है तो बताइए मशहूर किरदार कौन है। जी, तो इसका है घेसो और माधो। कौन सा है? घेसो और माधो। ठीक है, घेसो और माधो ये दोनों बाप बेटे होते हैं इस अफसाने में और जो इनकी वाइफ होती है, यानी कि इनकी बहू होती है एक में से, उसको क्या होता है? बच्चे की विलादत होती है और उसका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, तो कफ़न के लिए ये लोग क्या करते हैं? चंदा जमा करते हैं, लेकिन उसका कफ़न ना ला करके क्या करते हैं? जाके शराब पी लेते हैं और फिर खा पी के सो जाते हैं। तो कई बार आपसे बहुत सारे इम्तहानात में ये सवाल पूछा जाता है कि माधव और घेसो कौन से अफसाने के किरदार हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? कफ़न हो जाएगा। ठीक है, कफ़न। और कफ़न किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा गया है कि ज़ैल में दर्ज किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है। ज़ैल कहते हैं निम्नलिखित को। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में है फैज़, बी में है गालिब, सी में है मीर और डी में है आपका कुली कुतुब शाह। जल्दी से बताइए किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है। पहले हम इसका जवाब जान लेते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जी,
सवाल नंबर 63 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फैज़ अहमद फैज़। अब देखिए यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं। एक तो जो आपका तरक्की पसंद तहरीक है वो भी पूछ लिया जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक कब वजूद में आई, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा कब हुई जी। तो आप क्या बताएंगे, इस तहरीक की इब्तिदा हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किसने रखी, तो यहाँ नाम आ जाएगा सज्जाद ज़हीर का। ठीक है, सज्जाद ज़हीर इसके एक मेन फाउंडर थे। वैसे तो कई सारे लोग इसमें थे और इसकी बुनियाद कई बार पूछा जाता है कि इसका जो हैउला तैयार हुआ, जो इसका एजेंडा तैयार हुआ, वो कहाँ पे हुआ, तो वो लंदन में हुआ। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में। ये लोग पढ़ने के लिए वहाँ गए हुए थे और वहीं पे इन्होंने इस तहरीक के लिए एक मीटिंग की थी और एक एजेंडा बनाया था। अगला सवाल यहाँ से बन सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक की कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई, तो कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई इस तहरीक की जी? 8 कॉन्फ्रेंसें हुई। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई, तो 1936 में इसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई। कई बार तरक्की पसंद तहरीक से ही पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसकी सदारत किसने की, तो सदारत किसने की पहली कॉन्फ्रेंस की? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। कई बार यहाँ से सवाल आ जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की सदारत करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने क्या तारीख़ी जुमला कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। और कई बार यहाँ से सवाल आ जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पे जी? लखनऊ में। और दूसरी कॉन्फ्रेंस इसकी कहाँ पे हुई, बताइए जल्दी से अगर आपको पता है तो? कोलकाता में। और तीसरी कॉन्फ्रेंस इसकी कहाँ हुई जी? दिल्ली में। और चौथी हुई इसकी हैदराबाद में। ठीक है, और पांचवी इसी तरह इसकी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई लखनऊ में जी। और छठी जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई मुंबई में। और 7वीं इसकी कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में। और 8वीं जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई हैदराबाद में। तो मैंने तरक्की पसंद तहरीक का सारा निचोड़ आपको इसी सवाल के ज़िम्न में बता दिया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल आपके 30 होते हैं, लेकिन 30 नहीं होते, वो एक्चुअली में 100 प्लस सवाल आपके हल हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, ये तो हुई तरक्की पसंद तहरीक की बात। तो यहाँ कई बार फैज़ अहमद फैज़ से जुड़े हुए बहुत सारे सवालात आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ से जुड़ा हुआ क्या आता है कि वो कौन सा शायर है जी जिसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो वो कौन सा है? फैज़ है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कुए यार से सुएदार तक किस शायर ने सफ़र तय किया, वहाँ भी फैज़ अहमद फैज़ का नाम आता है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकार का तख्ता पलटने की वजह से कौन से शायर को जेल जाना पड़ा, तो वहाँ भी फैज़ अहमद फैज़ आ जाता है। चलिए सॉरी। तो बहुत सारे सवाल आपके यहाँ से हल हो जाते हैं। सवाल नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि आगा हश्र का नाम किस सिन्फ के ताल्लुक़ से मशहूर है। आगा हश्र काश्मीरी एक बहुत मशहूर क्या है? अदीब है। और उन्होंने क्या काम किया है, किस सिन्फ की वजह से उनकी पहचान बनी है? ऑप्शन ए में आपका अफसाना, बी में ड्रामा है, और सी में नॉवेल है, और डी में आपका गज़ल है। तो ये क्या थे? ड्रामा निगार थे। क्या है? ड्रामा निगार जी। आगा हश्र काश्मीरी के बहुत सारे ड्रामे हैं और इनको जो इंग्लिश ड्रामा निगार थे उनसे भी इनकी तुलना की जाती है। ठीक है जी, बर्नार्ड शॉ वगैरह से इनकी तुलना की जाती है। अच्छा देखिए, इनका मशहूर ड्रामा क्या है? इनके कई सारे मशहूर ड्रामे हैं और बहुत मशहूर ड्रामा इनका है यहूदी की लड़की। ठीक है, यहूदी की लड़की, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, तो ये किसका है? आगा हश्र काश्मीरी का। ठीक है, और इनका पहला ड्रामा था आफ़ताब मोहब्बत। क्या था? आफ़ताब मोहब्बत। तो यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए, अच्छा इनके बारे में अगर बताएं कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1879 में इनका पैदाइश हुई और 1935 में इनकी वफ़ात हुई। कहाँ इनकी पैदाइश हुई? बनारस में। चलिए जल्दी से देखिए, कितने सारे सवाल आपको यहाँ से इनके रिलेटेड मिल रहे हैं। सवाल नंबर 65 आपसे पूछा गया है कि सबरस की तसनीफ़, सबरस किसकी तसनीफ़ है? सबरस एक तसनीफ़ का नाम है, एक किताब है, वो किसकी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में है रजब अली बेग सरूर, बी में है मीर हसन, सी में है मुल्ला वजही और डी में है शरर।
जल्दी जल्दी से इसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों और लाइक भी कीजिएगा, आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं आजकल जी। तो सवाल नंबर 65 का जवाब दीजिए, सबरस किसकी तसनीफ़ है जी, जल्दी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्ला वजही। अब देखिए मुल्ला वजही के बारे में बहुत सारे सवालात कई बार बनते हैं कि मुल्ला वजही किसके दरबारी शायर थे, बताइए किसके थे, कुली कुतुब शाह के। किसके? कुली कुतुब शाह, ठीक है, याद रहेगा ना, कुली कुतुब शाह। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुल्ला वजही ने कितने बादशाहों का दौर देखा है, तो इन्होंने 4 बादशाहों का ज़माना देखा है, ठीक है। कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी सबसे मशहूर जो नसरी किताब है वो कौन सी है, तो वो सबरस ही है, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 66 आपसे पूछ रहा है यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? यासियात, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है फ़ानी, बी में गालिब, सी में इकबाल है और डी में आपका फैज़ अहमद फैज़ है। तो सबसे पहले तो आप यासियात को जान लीजिए। यासियात कहते किसको हैं? देखिए शायरी में बहुत ज़्यादा रंज व अलम की बातें करने वाले को यासियात कहते हैं, ठीक है, यासियात का इमाम कहते हैं। तो अपनी शायरी में किसने बहुत ज़्यादा रंज और गम की बातें की हैं जी? किसने की है? फ़ानी ने, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम होगा आप उसको कमेंट में बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है। फ़ानी बदायूनी क्या है इनका जी? तखल्लुस है, लेकिन इनका नाम पूरा क्या है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि उनसुर की जमा क्या है, उनसुर का बहुवचन क्या है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है उनसुर, और पूछा गया है इसका बहुवचन क्या है, इसकी जमा क्या है। आपको बहुवचन के बारे में तो पता ही होगा ना जी। तो नासिर है, बी में अनासिर है और सी में मरकज़ है और डी में नस्र है। जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनासिर। उनसुर की जमा होती है अनासिर। चलिए सवाल नंबर 68 आपके पास है और आपसे पूछा गया है कि मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ दर्ज झेल में कौन है। मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ दर्ज झेल में कौन सी है? उर्दू इमला है, उर्दू सर्फ़ व नहव है, दरस बलागत है या फिर क़वाइद उर्दू है। जल्दी से कमेंट करके बताइए जी। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। देखिए इसमें क़वाइद उर्दू, इसके बारे में तो सबको पता होगा। ये किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की किताब है। किसकी किताब है? मौलवी अब्दुल हक जी। इसके बारे में तो अक्सर बच्चों को पता होता है कि क़वाइद उर्दू मौलवी अब्दुल हक की किताब है। लेकिन इसमें एक किताब और भी है जिसका नाम मौलवी अब्दुल हक साहब से जुड़ा हुआ है और वो कौन सी है? उर्दू सर्फ़ व नहव। उर्दू सर्फ़ व नहव ये भी किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की किताब है। किसकी है? मौलवी अब्दुल हक। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में जो तोज़ी है, जो वज़ाहत है वो मैं कर दूँ कि उर्दू सर्फ़ व नहव जो है वो सिर्फ़ मौलवी अब्दुल हक ने नहीं लिखी, बल्कि एक मुसन्निफ़ और हैं जिनका नाम है डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। उन्होंने भी इसी नाम से किताब लिखी है, डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन ने भी उर्दू सर्फ़ व नहव के नाम से किताब लिखी है और मौलवी अब्दुल हक ने भी लिखी है। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे। तो इस तरह के सवाल में जो बेहतर जवाब होगा वो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि क़वाइद उर्दू सिर्फ मौलवी अब्दुल हक ने लिखी है और उर्दू सर्फ़ व नहव तो 2 राइटर्स ने लिखी है, जिनमें एक डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन है और दूसरे मौलवी अब्दुल हक हैं। तो दोनों हो जाएगा। अगर किसी ने ये भी जवाब दे दिया होगा तो उसके पास भी ऑब्जेक्शन करने का एक लीगल क्या प्रूफ होता है कि हाँ ये किताब भी किसने लिखी है जी, मौलवी अब्दुल हक ने भी इस नाम से किताब लिखी। चलिए ये तो आपका पूरा हो गया है। अब हम आते हैं ऊपर वाले की तरफ। देखिए आपको इसको भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी ज़बान से जुड़ी हुई किताब है। तो उर्दू इमला किसने लिखी है? अगर आपसे कभी भी ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपका क्या जवाब होगा? उर्दू इमला लिखी है रशीद हसन ख़ान ने। किसने? रशीद हसन ख़ान साहब की बहुत मशहूर किताब है उर्दू इमला, ठीक है। तो अगले हो सकता है अगले साल आपसे ये पूछ लिया जाए सॉरी तो ऑप्शन सी को भी आप जान लीजिए। ऑप्शन सी किसकी किताब है जी? दरस बलागत जो आपके इसमें ऑप्शन में किताब का नाम दिया गया है, तो वो कहाँ से छपी है किताब? कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू। कहाँ से? कौमी कौंसल, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? जिसको हम बोलते हैं NCPUL, ठीक है, वहाँ से किताब छपी है। इस पर किसी राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है।
चलिए अगला सवाल जल्दी से बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन की तरफ। और सवाल नंबर 69 में है, गुब्बारे खातिर किसकी तसनीफ़ है? जल्दी से बताइए, बहुत मशहूर सवाल है, कई बार हमने इसको करा भी दिया है। तो ऑप्शन ए में है अबुल कलाम आज़ाद, बी में हुसैन आज़ाद, सी में शिबली और डी में हाली। तो गुब्बारे खातिर किसकी किताब है? अबुल कलाम आज़ाद की है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गुब्बारे खातिर का मौजू क्या है, ये किस सिन्फ की तसनीफ़ है? तो क्या हो जाएगा? खुतूत की। किसका? ये खुतूत का मजमुआ है गुब्बारे खातिर। अब इसी से कई बार सवाल बन जाते हैं कि इस मजमुए के अंदर कितने खुतूत शामिल थे? तो कितने थे? 24 खुतूत इसके अंदर शामिल थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये किताब कहाँ लिखी? तो ये खुतूत उन्होंने अहमदनगर की जेल में रहते हुए लिखे थे। कहाँ पे? अहमदनगर की जेल में। ठीक है। कई बार सवाल बन जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर के खुतूत किसके नाम लिखे हैं? ठीक है, तो किसके नाम लिखे हैं वो आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 70, और पूछा गया है कि गज़ल नीम वहशे सिन्फ़े सुखन है। गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, ये कौल किसका है? ऑप्शन ए में रशीद अहमद सिद्दीकी, बी में है अज़मतुल्लाह ख़ान और सी में है मसूद हुसैन रिज़वी अदीब, डी में है कलीमुद्दीन अहमद। जल्दी से बताइए। जी, तो कई बार हम आपको ये सवाल बता चुके हैं। ये सवाल है, ये कौल है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? कलीमुद्दीन अहमद ने दिया है। तो सवाल नंबर 70 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और पूछा गया है आपसे कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब पड़ी? देखिए हमने इस सवाल का जवाब आपको पिछले सवाल की ही एक्सप्लेनेशन में दे दिया था। चलिए बताइए जल्दी से, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब पड़ी? ऑप्शन ए 1936, 1938, 1940 और 1960। जल्दी से बताइए जी। तो इसका सही आपका जो उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जी 1936। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक शेर आपको दिया गया है और उसके बारे में पूछा गया है। शेर क्या है? प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की, इसमें कौन सी सिनात है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, अलिफ लफ़ नश्र, बी मजाज, सी निशाइया और डी हुस्न तालील। जल्दी से बताइए। इसी सवाल को हम अपनी पिछली क्लास में भी एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरी तरह से। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हुस्न तालील इसमें सिनात पाई जाती है। अब देखिए, हुस्न तालील उस सिनात को कहते हैं जिसमें किसी शेर के अंदर शायर किसी बात के होने की ऐसी दलील, ऐसा लॉजिक बयान करे जो दरअसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 73 आपसे पूछ रहा है कि जिस कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे मानी इकट्ठे हों जो एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, एक दूसरे के विलोम हों, वो कौन सी सनद कहलाती है? जल्दी से बताइए जी। ऑप्शन ए में है सनाते तजाद, ऑप्शन बी में है तिलमी, ऑप्शन सी में है तजनीस और ऑप्शन डी में है तजाहुल आरिफाना। जल्दी से बताइए जी। तो जिस कलाम में या जिस शेर में अपोजिट वर्ड्स आएँ या फिर विलोम शब्द आएँ, उसमें क्या हो जाता है? सिनाते तजाद हो जाती है। ठीक है। अब तिलमी किसको कहते हैं? जल्दी बताइए। हमने आपको ऊपर बता दिया। तजनीस भी एक सिनत का नाम है, तजाहुल आरिफाना भी है। तजाहुल आरिफाना उस सिनात को कहते हैं जब कोई इंसान जान पूछकर किसी बात के लिए अनजान बन जाता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए, धनपत राय इनका सही नाम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, अगला सवाल आपके पास है 75, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, दर्ज बाला शेर किसका है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके पास है 4, ए फिराक गोरखपुरी, बी शाद अजीम आबादी, सी फैज़ और डी मोमिन। जल्दी से कमेंट करके बताइए ये किसका
शहर है। जी, तो 75 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़। अच्छा, आप मुझे ये बताइए फ़ैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई थी? तो ये पैदा हुए थे 1911 में। इनकी वफ़ात कब हुई, जल्दी से बताइए। जी, अब वफ़ात का आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। 1984 में, तकरीबन 1984, मैं पूरी तरह ही श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 1984 में इनकी वफ़ात हुई है। आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल नंबर 76 आपसे पूछ रहा है कि क़वाइद की तदरीस का मकसद क्या है। क़वाइद की तदरीस का मकसद क्या है? ये आपकी टीचिंग अप्रोच सवाल हैं। आपको एक टीचर की हैसियत से बताना है कि इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो क़वाइद आप पढ़ाते हैं ना, ग्रामर जो आप पढ़ाते हैं, क्या ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जो आप पढ़ाते हैं उसका मकसद क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो खेल खेल में ज़बान सीखना, या तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, या फिर नस्र व नज़्म की तदरीस में फ़र्क वाज़ेह करना, और या फिर डी है आपका तलबा में ज़बान की बारीकियों और नज़ाकतों का शऊर पैदा करना। जल्दी से बताइए कौन सा इसका जवाब सही हो जाएगा। जी तो जिसने डी दिया है वो बिल्कुल सही है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 77 आपसे पूछता है खेल कूद से तलबा में किस सलाहियत का इजाफ़ा होता है। खेल कूद से तलबा में किस सलाहियत का इजाफ़ा होता है? ऑप्शन 4 आपके पास है, किताब पढ़ने की सलाहियत का, जिस्मानी और दिमागी सलाहियत का, अल्फाज को समझने की सलाहियत का, या फिर मेल जोल से दूर रहने की सलाहियत का। जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस्मानी और दिमागी सलाहियत का इजाफ़ा होता है खेल कूद से बच्चों में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 78 आपसे पूछा गया है कि मतन की मश्क करने से क्या फ़ायदा है। मतन की मश्क करने से क्या फ़ायदा है? मतन किसको कहते हैं? टेक्स्ट को कहते हैं। किसको? टेक्स्ट को मतन कहते हैं। जब आप इसकी मश्क करते हैं पढ़ने की, तो क्या फ़ायदा मिलता है आपको? सुनने की आदत बनती है, या अच्छी तहरीर का फ़रोग़ होता है, या अच्छा उस्ताद बनने में मदद होती है, या फिर पढ़ने में महारत का फ़रोग़ होता है। जी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सवाल नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि नज़्म की बुलंद ख़ानी से क्या फ़ायदा होता है। बुलंद ख़ानी कहते हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। आपने देखा होगा ना, क्लास में कई बार टीचर जो होता है वो किसी एक बच्चे को खड़ा करता है और उससे ज़ोर से सबक पढ़ने को कहता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि उस बच्चे का ख़ुद का भी तलफ़्फ़ुज़ और उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है, और साथ साथ में दूसरों की भी गलतियाँ सुधर जाती हैं। जी, तो क्या फ़ायदा होता है नज़्म की बुलंद ख़ानी से? क्या फ़ायदा है? अल्फाज को सुनने में मज़ा आता है, अल्फाज को दोहराने का हुनर आता है, या फिर मानी समझने के लिए, या फिर नज़्म लिखने के लिए। जल्दी से बताइए आप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फाज को अदा करने का हुनर आता है। जो उसका उच्चारण है, जो उसका क्या है, जी बताइए, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि हामिद अक्सर किसी नज़्म को दोहराता रहता है। ज़बान की उस्ताद की हैसियत से आपका क्या रद्द अमल होगा? अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो किसी नज़्म को गुनगुनाता रहता है तो आप क्या करेंगे? बताइए। हामिद को ऐसा करने से मना करेंगे, हामिद की इस आदत पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर हामिद के अंदर छुपी हुई सलाहियत का इजहार के लिए हौसला अफजाई करेंगे, या फिर डी पे अमल करेंगे, हामिद को इस बात पर सज़ा देंगे। देखिए डी तो हो ही नहीं सकता है और ए भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? जी, हामिद के अंदर छुपी हुई सलाहियत के इजहार के लिए उसकी हौसला अफजाई करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या होती है, जी सलाहियतें होती हैं। उनके अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, तो एक टीचर को उनको समझना चाहिए और उनमें निखार पैदा करना चाहिए। चलिए आगे जो सवालात आपके हैं 10 सवाल, वो आपके पैराग्राफ से आएंगे और यहीं से आपको उनको सोल्व करना है। जल्दी से मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़िए, सुनिए और समझिए। क्यों? क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको पैराग्राफ पढ़ना भी पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा और उससे अपने क्वेश्चन सोल्व भी करने पड़ेंगे। चलिए, ये एक निहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है
इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तज्ज़िया जमा है। एक मिनट जी। एक शख्स में इसी मदर आप करने का जोश उसकी निजी तरक्की की बुनियाद है, और जबकि ये जोश बहुत सी शख्सियतों में पाया जावे तो इतनी कौमी तरक्की के और कौमी ताकत और कौमी मजबूत की जड़ है। जैसा कि किसी शख्स में से या उस गिरोह में से वो जो शख्स, दोबारा पढ़िए, जैसा कि किसी शख्स में से या उस गिरोह में से वो जोश अपने आप मदद करने का कम हो जाता है और ज़रूरत अपने आप मदद करने की उसके दिल से मिटती जाती है, और उसी के साथ गैरत जो असल चमक दमक इंसान की है अज़ खुद जाती रहती है। और जबकि एक कौम का ये हाल है तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेगैरत हो जाती है। आदमी जिस कदर के दूसरे पर भरोसा करते जाते हैं, ख़ाह अपनी भलाई और अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट ही पर क्यों ना करें कि वो इस कदरे मदद और बेगैरत हो जाते हैं। ए मेरे हम वतन भाइयों, क्या तुम्हारा यही हाल है? एशिया की तमाम कौमें यही समझती रही हैं कि अच्छा बादशाही रियाया की तरक्की और खुशी का ज़रिया होता है। यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज़्यादा तरक्की कर गए, ये समझते थे कि एक उम्दा इंतज़ाम कौम की इज़्ज़त व भलाई व खुशी और तरक्की का ज़रिया है, ख़ाह वो इंतज़ाम बाहमी कौम के रस्म व रिवाज का हो या गवर्नमेंट का। और यही सबब है कि यूरोप के लोग क़ानून बनाने वाली मजलिसों को बहुत बड़ा ज़रिया इंसान की तरक्की बहबूदी का ख्याल करके उनका दर्जा सबसे आला और निहायत बेशबहा समझते थे, मगर हकीकत में ये सब ख्याल गलत है। देखिए, आज का जो पैराग्राफ है वो अभी तक के सारे पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जी चलिए, खैर जल्दी से हम इन सवालों को हल करते हैं। और सवाल नंबर 81 आपसे पूछा गया है, आज़मूदा के क्या माना है। देखिए, आज़मूदा के क्या माना होते हैं? आज़माया हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आज़माया हुआ। जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 82 में आपसे पूछा है कि कौमों का और नस्लों का तज्ज़िया जमा है। कौमों का और नस्लों का तज्ज़िया जमा है जी, कहानी में, अफसाने में, शेर में या फिर छोटे से फ़िक्रे में। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटे से फ़िक्रे में। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि असली चमक दमक इंसान की किस में होती है? असली चमक दमक इंसान की किस में होती है? गैरत में होती है, या शोहरत में होती है, या ज़िल्लत में होती है, या नफ़रत में होती है? जल्दी से बताइए जी। तो 83 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि असली चमक दमक किस में होती है? गैरत में होती है। 84 में आपसे पूछा गया है कि एशिया की तमाम कौमें क्या समझती रही हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से बताइए। कि अच्छा बादशाह ही रियाया की तरक्की का ज़रिया होता है, कि अच्छा उस्ताद ही रियाया की तरक्की का ज़रिया होता है, कि अच्छा शागिर्द ही रियाया की तरक्की का ज़रिया होता है, या फिर कि अच्छा काम इंसान खुद कर सकता है? जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 84 जी, तो सवाल नंबर 84 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि अच्छा बादशाह ही रियाया की तरक्की का ज़रिया होता है। एशिया की तमाम कौमें ये समझती रही हैं। चलिए, अब यूरोप की बात आती है। यूरोप के लोग क्या समझते हैं? सवाल नंबर 85 में आपसे पूछा गया है, एक अच्छी हुकूमत ही सब कुछ कर सकती है, बी एक उम्दा इंतज़ाम कौम की इज़्ज़त व भलाई का ज़रिया है, और सी एक शख्स ही कौम की इज़्ज़त होता है, और डी एक मुल्क ही सब इंतज़ाम करना है। एक मुल्क ही सब इंतज़ाम करता है, ये करता हो जाएगा। चलिए, तो सवाल नंबर 85 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक उम्दा इंतज़ाम कौम की इज़्ज़त व भलाई का ज़रिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको फिर एक इक़्तिबास दिया गया है और उसमें से आपको अपने जवाब निकालने हैं। मैं इक़्तिबास पढ़ देता हूँ। चलिए, आहा मेरा प्यारा मेहदी आया, आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो, ये रामपुर है, दारुस सुरूर है, जो लुत्फ़ यहाँ है वो और कहाँ है,
सुभान अल्लाह, शहर से 300 कदम पर एक दरिया है और कोसी उसका नाम है। बेशहद चश्मा आब हयात की कोई सोत इसमें मिली है। खैर, अगर यूं भी है तो भाई आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरीं कहाँ होगा। तुम्हारा ख़त पहुँचा, तरद्दुद आब्स, मेरा मकान डाक घर के करीब और मुंशी मेरा दोस्त। ना उर्फ लिखने की हाजत, ना महल्ले की हाजत, ये विश्वास ख़त भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और सोहबत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखो क्या होता है। ताज़ीम और तौक़ीर में कोई दक़ीक़ा फ़रू गुज़ाश्त नहीं है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, इस वक्त इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। देखिए, जो इक़्तिबास लिया गया है वो किससे लिया गया है? गालिब के ख़त से लिया गया है। गालिब के ख़त से ये इक़्तिबास लिया गया है। और किसके नाम लिखा था ये? उन्होंने मीर मेहदी मजरू के नाम लिखा था। चलिए जल्दी से अब इसके जवाब देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 86 में पूछा है, दर्ज बाला इबारत में प्यारा किसको कहा गया है? आब हयात को, या मेहदी को, या मरगूब को, या किसी को नहीं? जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 86 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको कहा गया है? मेहदी को। क्यों? मेहदी को ही तो बोला है ना। देखिए सबसे पहले क्या है जी, आहा मेरा प्यारा मेहदी आया, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? जवाब आपका निकल जाएगा इतना। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 87। दारुस्सुरूर किस शहर को कहा गया है? बताइए जल्दी से। कानपुर को, काशी को, रामनगर को, या फिर रामपुर को? चलिए बताइए। बहुत जगह ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि दारुस्सुरूर कौन से शहर को कहा जाता है, या गालिब ने दारुस्सुरूर किसको कहा है? दारुस्सुरूर का मतलब होता है खुशी का शहर। ठीक है, चलिए जी। तो सवाल नंबर 87 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दारुस्सुरूर किसको कहा गया है? रामपुर को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि दर्ज बाला तहरीर के मुताबिक किस दरिया में चश्मा आब हयात की कोई सोत मिली है? ए कोसी में, बी गंगा में, सी जमुना में, और डी राम गंगा में। तो जो ऊपर का आपका इक़्तिबास है, पैराग्राफ है, उसके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसी नदी की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, 88 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि आब हयात पीने से क्या बढ़ती है? आब हयात पीने से क्या बढ़ती है? आब हयात कहते हैं किसको जी? ऐसा पानी जिसको पीने से इंसान की ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो भूख बढ़ती है आब हयात से, या प्यास बढ़ती है, या उम्र बढ़ती है, या फिर ख्वाहिश बढ़ती है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आब हयात पीने से उम्र बढ़ती है। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पर आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90 आपसे पूछा गया है कि शहर से दरिया कितनी दूर है? 2 कोस के फासले पर, 300 कदम पर, बहुत दूर, या बहुत नज़दीक? तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 कदम पर। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 सवालात। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत सारे सही सवालों का जवाब दिया होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जल्दी ही हम आपकी थियोरेटिकल क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं।